हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लेसन 4 पढ़ रहे थे स्प्रेडिंग द अर्थ। तो उसमें हम मैप रीडिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हमने डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा था और आज अब नेक्स्ट पॉइंट बनता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस जो होती है वो स्केल पर दिखाई जाती है, मतलब पैमाने पर दिखाई जाती है। तो मैप का ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल। मैप जो होते हैं वो स्केल के जरिए ड्रॉन किए जाते हैं। The scale of a map is the ratio between the distance shown on a map and the actual ground distance। जो स्केल होता है मैप का, उसको डिस्टेंस की जो रेशियो होती है वो दिखानी पड़ती है ऑन ए मैप पे एंड द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस, जो एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस होती है उसके बेस पर। तो दिस इज डन बिकॉज दिस इज अनएबल टू फिट द एरिया बीइंग मैप्ड ऑन ए शीट ऑफ पेपर। इसका रीजन क्या होता है कि हम जो मैप होता है, जबकि मैप अगर पूरी दुनिया का बनाते हैं तो पूरी दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो उसकी डिस्टेंस को शो करने के लिए हमें उसको थोड़ा सा छोटे साइज में दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी कि स्केल के जरिए हम डिस्टेंस को एक्चुअल बता तो सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते। तो इसी तरीके से लार्ज जो स्केल है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो लार्ज स्केल मैप होता है और एक स्मॉल स्केल मैप होता है। तो लार्ज स्केल मैप क्या होता है? वह मैप रिप्रेजेंट ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि जो अर्थ सरफेस है उसके लार्ज सरफेस यानी कि जो लार्ज एरिया को दिखाता है वो होता है, दे आर कॉल्ड लार्ज स्केल मैप। यानी कि अर्थ का जो लार्ज फ्रैक्शन होता है सरफेस का, उसको दिखाने के लिए हमें लार्ज स्केल मैप का यूज करते हैं। और इस मैप में जो डिस्टेंस होती है अर्थ सरफेस की वो 1000 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर के जरिए दिखाया जाता है। इस मैप में बिल्डिंग्स को, स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि लार्ज स्केल मैप जो होता है उसमें बिल्डिंग, स्ट्रीट्स एक्सेट्रा दिखाए जाते हैं। उसके बाद होता है स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप कौन से होते हैं? जैसे कि उसमें हमने पढ़ा था कि लार्ज फ्रैक्शन ऑफ अर्थ सरफेस को शो करता है, और जैसा कि इसका नाम स्मॉल स्केल मैप होता है तो इसमें क्या होता है, व्हेन मैप रिप्रेजेंट ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल मैप। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो 50 लाख जो सेंटीमीटर्स है उसको 1 सेंटीमीटर के जरिए शो किया जाता है। उसमें कितना था, 1000 सेंटीमीटर्स को 1 सेंटीमीटर दिखाया जाता था। यहाँ पर 50 लाख सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर के जरिए दिखाया जाता है। और इस मैप में हम क्या क्या दिखाते हैं, कंट्रीज और उनकी बाउंड्रीज या उनके बॉर्डर, नेशनल हाईवेज एक्सेट्रा, ये चीज इसमें दिखाई जाती है। उसके बाद है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मैप में अगर हम किसी भी चीज का डेजिग्नेशन दिखाते हैं तो उसमें कुछ कलर जो है वो हमने चूज कर रखे हैं। जैसे वाटर बॉडीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्लू कलर का यूज करते हैं। जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं वो सारी की सारी ब्लू कलर से शो की जाती हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं प्लेन की, प्लेन मतलब जो मैदान होते हैं उनको हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद है हाईलैंड। हाईलैंड जो होती हैं, हाईलैंड्स को हम ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ मैप्स। मैप्स के एडवांटेज क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो एडवांटेज है, मैप्स अलाउ अस टू स्टडी लार्ज एरिया विदाउट एक्चुअली विजिटिंग देम फिजिकली। तो सबसे पहले क्या है, मैप जो है वो हमें अलाउ करता है स्टडी लार्ज एरियाज, बड़े बड़े एरियाज की स्टडी करने के लिए विदाउट एक्चुअली विजिटिंग देम फिजिकली। कि हम उस एरिया में जाते नहीं हैं लेकिन फिर भी हम वहां की विजिटिंग कर लेते हैं मैप के जरिए। उसके बाद दे गिव अस एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स इन द एरिया। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पे कह सकते हैं कि भाई जिस एरिया में हम गए नहीं हैं लेकिन हम मैप्स के जरिए उस एरिया के बारे में पता लगा लेते हैं।
अगर कोई इंग्लैंड नहीं गया है तो वो वर्ल्ड का मैप लेकर के उसके बारे में पता जरूर लगा सकता है कि इंग्लैंड कहाँ है, कौन सी डायरेक्शन में है, कितनी डिस्टेंस है, इसके बारे में हम मैप से पता लगा सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो दिया गया है इसमें क्या है कि एक एग्जैक्ट आइडिया मिल जाता है हमें ऑल द फीचर्स इन द एरिया, यानी कि उस एरिया की जितनी भी फीचर्स होती हैं वो सारी की सारी हम मैप के जरिए देख सकते हैं। यानी कि वहाँ का क्लाइमेट भी देख सकते हैं, वहाँ की बाउंड्रीज भी देख सकते हैं, वहाँ का जो टोटल एरिया होता है वो सारा का सारा हमें देख सकते हैं मैप के जरिए। वहाँ का जो टोपोग्राफिकल जो कंडीशन है वहाँ की उसके बारे में पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज इजियर टू एक्सप्लेन एन एरिया, लोकेशन, टेरेन एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ द मैप। बहुत आसान हो जाता है एक एरिया के बारे में बताने के लिए, लोकेशन के बारे में बताने के लिए, किसी भी जगह की लोकेशन बतानी है या टेरेन को बताने के लिए, टेरेन मीन्स भूभाग, यानी कि इनके बारे में बताने के लिए बहुत आसान बात हो जाती है एक मैप का सहारा लेकर के, यानी कि मैप के जरिए हम इन चीजों को आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद है सिंपल नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस एनेबल्स अस टू रीड ए मैप। जो सिंपल नॉलेज होती है डायरेक्शंस की उसको हम मैप के जरिए समझ जाते हैं, यानी कि डायरेक्शंस के बारे में नॉलेज लेनी है तो हम मैप के जरिए आसानी से समझ जाते हैं। उसके बाद है मैप्स आर इजी टू कैरी एंड कैन बी कंसल्टेड एनी टाइम। ये मैप जो है वो आसान होते हैं, कैरी एंड कैन बी कंसल्टेड एनी टाइम। मैप को हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं और मैप के जरिए हम किसी भी टाइम कंसल्ट भी कर सकते हैं। ये नहीं होता कि भाई हम मैप को कैसे देखेंगे या मैप को हम लेकर कैसे जाएंगे, तो मैप को ले जाया भी जा सकता है और उसमें से देखा भी जा सकता है। मैप्स आर नेक्स्ट है मेरी ऑल्दो मैप्स आर वेरी स्मॉल दे गिव एन एक्यूरेट आइडिया ऑफ डिस्टेंस। जो मैप होते हैं वो साइज में तो छोटे होते हैं लेकिन वो हमें एक्यूरेट आइडिया देते हैं डिस्टेंस का, कि वहां से उस पॉइंट से अगले पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी है, वो चीज हमें पूरी तरह से सही मिलेगी। और हालांकि जो मैप्स होते हैं उनका साइज बिल्कुल छोटा होता है लेकिन डिस्टेंस हमें प्रॉपर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट है इसके बाद है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ मैप्स। तो मैप्स के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैप्स आर टू डायमेंशनल। तो मैप्स के दो डायमेंशनल होते हैं, सो इट इज डिफिकल्ट टू पोर्ट्रे वैलीज एंड हिल्स ऑन देम। इसलिए वैलीज को और हिल्स को दिखाना मुश्किल होता है मैप पर। उसके बाद मैप्स डिपिक्टिंग लार्ज एरिया लैक डेफिनेशन एज देयर इज वेरी लिमिटेड स्पेस। क्योंकि मैप का जो स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है, इसलिए उस पर लार्ज जो एरियाज होते हैं उनको लैक डेफिनेशन के साथ दिखाया जाता है, यानी कि उसको कम एरिया के साथ ही दिखाया जाता है। उसके बाद इट इज इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द एंटायर अर्थ एक्यूरेटली ऑन ए मैप। कि पूरी की पूरी धरती को मैप पर दिखाना इम्पॉसिबल होता है। तो ये हमारे मैप्स की डिसएडवांटेज होती है। उसके बाद आता है अर्लियर इन्वेंशन इन एक्सप्लोरेशन। अर्लियर इन्वेंशन इन एक्सप्लोरेशन यानी कि जो डिस्टेंस है उसको शो करने के लिए हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे। वो कौन कौन से थे? Here are some of the instruments which were used। कि यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे जो यूज किए गए थे। तो सबसे पहले है एस्ट्रोलेब। एस्ट्रोलेब इसकी इन्वेंशन की गई थी सेकंड सेंचुरी में, सेकंड सेंचुरी BCE, यानी कि 4th प्राइज एरा बाय द ग्रीक्स। और ये जो एस्ट्रोलेब बनाया गया था ये ग्रीक्स के द्वारा बनाया गया था और इट वाज यूज्ड टू मेजर लैटिट्यूड। इसका यूज ही कौन सी डिस्टेंस को मापने के लिए, यानी कि लैटिट्यूड को मापने के लिए इसका यूज किया गया था। इट वाज इन यूज टिल 1500। इसका यूज 1500 तक किया गया था। उसके बाद है क्रॉस स्टार। क्रॉस स्टार इट इज यूज्ड बाय नेविगेटर्स।
नेविगेटर्स होते हैं जो दिशा बताने वाले होते हैं, ये नाविक के लिए बोलते हैं। तो नाविकों के द्वारा इसका यूज किया जाता था फाइंड द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस, किसी भी प्लेस की लैटिट्यूड को ढूंढने के लिए। इसको इन्वेंट किया गया था 1731 में, एक इंग्लिशमैन के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था जिसका नाम था जॉन हेडली। इट हेल्प कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द हॉरिजॉन एंड सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार एंड प्लैनेट्स। तो इसकी जो सहायता ली जाती थी इस एक्सटेंट की, इसको दूरी मापने के लिए यूज किया जाता था हॉरिजॉन से लेकर के सेलेस्टियल बॉडीज तक, यानी कि स्टार्स एंड प्लैनेट्स तक इसके बीच की जो दूरी होती है उसको मापने के लिए इसका यूज किया जाता था। और इसकी इन्वेंशन कब हुई थी? 1731 में जॉन हेडली के द्वारा, जो एक अंग्रेज था, उसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। उसके बाद में मैग्नेटिक कंपास, ये वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था। अगर हम बात करते हैं डायरेक्शंस के बारे में, तो यह डायरेक्शंस के बारे में ही बताता है। डायरेक्शंस के लिए यूज किया जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ये था। तो इससे डायरेक्शंस का पता लगता है। इट इज स्टिल बीइंग यूज्ड टुडे, और इसका आज भी यूज किया जाता था। तो ये था हमारा लेसन 4 थे, द स्टडी ऑफ अर्थ। और इसमें जो मेन चीजें थी वो हमने इसमें पढ़ी। तो नेक्स्ट लेसन जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू।